हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो यहां पर इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीटली हम पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि यहां पर हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम आप देख लीजिए कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में कहें तो विकास। हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब भाई डेवलपमेंट क्या होता है ये समझेंगे, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, देश का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर अलग अलग चीजें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जरा सोचिए कि डेवलपमेंट शब्द का मतलब यहां पर क्या कह रहा है, किस चीज की हम यहां पर बात करने वाले हैं। अब देखिए, आज के समय में इंडिया में आजकल इलेक्शन चल रहे हैं। तो इंडिया में इलेक्शन चल रहा है तो आप लोगों को भी न्यूज़ वगैरह सुनने को मिलता होगा, या फिर लोगों के बातचीत को सुनने को मिलता होगा। तो बहुत लोग बोलते होंगे कि भाई इंडिया का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। और बहुत लोग बोलते होंगे कि इंडिया का तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो यहां पर उनका डेवलपमेंट से क्या मतलब है? ये जो चैप्टर है डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट कहता क्या है, किस चीज की बात कर रहा है? अब देखिए, यहां पर बात यह है कि हम सभी जो लोग हैं, मैं हूं, आप हैं, कोई और व्यक्ति हैं, जितने भी इंसान हैं, सभी लोगों का एक न एक विचार होता है कि उनकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उनकी जिंदगी में क्या होना चाहिए, वो जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, क्या उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, क्या चीज मिल जाएगा तो उनके लिए जिंदगी बेहतर हो जाएगा। तो ये चीजें हर व्यक्ति का विचार होता है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति का विचार होता है कि भाई देश में किस प्रकार से चीजें चलनी चाहिए, किस प्रकार से काम होना चाहिए, और देश को अगर बेहतर बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट का जब हम जिक्र करते हैं, डेवलपमेंट शब्द जब आता है, इसका सीधा मतलब होता है कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना, या फिर हमारी जिंदगी का विकास होना, बेहतर होना। उसी प्रकार से हमारे कंट्री का विकास होना, कंट्री का बेहतर होना, ये सारी चीजें। तो यहां पर यही समझेंगे कि जो हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, या फिर अपने समाज को, अपने देश को देखते हैं, तो हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने जिंदगी को बेटर करने के लिए हम क्या चाहते हैं। इसी प्रकार से हम अपने कंट्री के लिए क्या चाहते हैं कि भाई कंट्री कैसे बेहतर बनेगी, कंट्री में रहने वाले लोगों को क्या सुविधाएं ऐसी मिल जाएं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। यही चीज हम यहां पर इस चैप्टर में फोकस करने वाले हैं। यहां पर यही चीज आपको एक्सप्लेन करता है कि जो डेवलपमेंट है या फिर प्रोग्रेस है, इसका आइडिया हमारे साथ सैकड़ों सालों से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति का एक विचार होता है कि वो कैसी जिंदगी जीना चाहता है, अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का विचार होता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारे देश में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, साथ में जिंदगी को और लोगों के, सभी लोगों की जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इक्वालिटी कैसे लाई जा सकती है, या फिर और भी तरीके के प्रॉब्लम्स जो कि हमारे सोसाइटी में हैं, उनको दूर कैसे किया जा सकता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे समाज में, देश में लोगों की जिंदगी बेहतर कैसे हो। यह एक प्रकार से मेन हमारा मकसद होता है। यहां पर यही चीज कहता है कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। मतलब कि ये सारी चीजें कैसे हम लोगों को मिल सकती हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, और साथ में हम लोग किस प्रकार से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्या बात करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रकार से इंट्रोडक्शन था कि भाई यहां पर आप पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक यहां पर आपका शुरू होता है। टॉपिक का नाम क्या है भाई? व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने का तो मतलब है कि भाई हम डेवलपमेंट को समझ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही आपका आ जाता है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। मतलब कि जब हम डेवलपमेंट का बात करते हैं तो मतलब क्या हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, हमारा देश कैसे बेहतर हो सकता है, हमारी जिंदगी में क्या क्या बेहतर हो जाएगा तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ठीक है,
लेकिन यहां पर एक चीज आपको हाईलाइट कर रहा है कि दुनिया में जो अलग अलग लोग रहते हैं, हमारे देश में, हमारे समाज में जो अलग अलग लोग रहते हैं, सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है, आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है, किसी और के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। कैसे, आइए समझते हैं। यहां पर कहता है कि लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1. व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस? यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड टू ट्राई टू कंप्लीट द टेबल। अब यहां पर आपको टेबल दिया गया है। टेबल में क्या दिया गया है भाई? आपको यहां पर दिया गया है सोसाइटी के अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में, कि भाई ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का डेवलपमेंट के प्रति क्या सोचना है, इस व्यक्ति के लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का क्या मतलब है। उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, कुछ बातें लिखी गई हैं, कुछ बातें खाली छोड़ी गई हैं जो कि आपको फिलअप करनी है। अब यहां पर एक व्यक्ति है जो कि लैंडलेस रूरल लेबरर है, मतलब कि भूमिहीन किसान मजदूर है। अब यहां पर देखिए, ये जो व्यक्ति है ये गांव में रहता है, इस आदमी के पास जमीन नहीं है और ये मजदूरी करने का काम करता है। इसके लिए जिंदगी बेहतर होने का क्या मतलब है? इसके लिए जिंदगी बेहतर होने का मतलब यह है कि इसको साल में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक काम मिले। साल में 365 दिन हैं। इसको काम कब मिलता है? जब या तो खेत में कटाई का समय होता है, बीज लगाने का समय होता है, या फिर किसी और तरीके से काम करना होता है, तब इसको काम मिलता है। मतलब साल भर में कुछ दिन होते हैं जिस दिन इनको काम मिलता है। तो इस व्यक्ति के लिए बेहतर जिंदगी का मतलब है कि इसको ज्यादा दिनों तक काम मिले, साल में 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन तक का काम मिले, और इसको जो वेतन मिले, वेजेस मिले, वो भी बेहतर मिले। हमने एक प्रकार से क्लास 9th में समझा है कि जब यहां पर लैंडलेस रूरल लेबरर काम करते हैं तो उनको सरकार ने जितना तय किया है उससे कम वेतन दिया जाता है। तो इसके लिए बेहतर जिंदगी का क्या मतलब है? कि इसको ज्यादा दिनों तक काम मिले और साथ में इसको ज्यादा वेजेस मिले, ज्यादा बेटर वेतन मिले। ठीक है। साथ में लोकल स्कूल जो हो वो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे, जिससे कि उसका बच्चा स्कूल में जाकर के पढ़ सके और वो एक प्रकार से एजुकेशन प्राप्त कर सके। साथ में गांव में या फिर समाज में किसी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और वो भी अपने गांव का लीडर बन सके, अपने गांव का सरपंच या मुखिया बन सके। ये इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है, डेवलपमेंट गोल है। अब इसी प्रकार से इसका अपोजिट देखते हैं। एक व्यक्ति है जो कि काफी अमीर किसान है और वो पंजाब का रहने वाला है। पंजाब के एक अमीर किसान की बात कर लेते हैं। तो ये जो पंजाब का अमीर किसान है, इसके पास तो भाई वेजेस की चिंता नहीं है, इसको मजदूरी तो करनी नहीं है, इसको क्या करना है? खेती करना है। और खेती से जो अनाज बेचेगा ये, उससे इसको इनकम होने वाला है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये क्या चाहता है? इसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट का मतलब है कि इसके फैमिली का इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। कैसे? तो इसको इसके अनाजों के लिए क्या मिले? हायर सपोर्ट प्राइस मिले। मतलब कि जितने प्राइस पर सरकार या फिर बाजार में व्यक्ति उससे अनाज खरीदता है वो ज्यादा से ज्यादा हो। समझ गए? और साथ में, इसके साथ ही उसके क्रॉप्स के लिए काम करने वाले जो लोग होते हैं, उसके खेत में जो मजदूर काम करते हैं, वो उसके सस्ते कीमत पर मिल जाए। मतलब यहां देखो कितना अपोजिट गोल है। ये मजदूर है, खेत में काम करने वाला मजदूर है, ये सोच रहा है कि यार मुझे ज्यादा से ज्यादा वेतन मिलना चाहिए। और ये जो किसान है जो कि मजदूरों को अपने घर पर, अपने खेत में काम करने के लिए रखता है, इसके लिए डेवलपमेंट का गोल है कि इसको मजदूर सस्ते से सस्ते मिलने चाहिए। ठीक है। और इसके साथ ही इसके लिए डेवलपमेंट का गोल यह है कि इसको इतना आमदनी हो कि ये अपने बच्चों को विदेश में सेटल करने पाए, विदेश में बसाने पाए, पढ़ाने पाए। देख रहे हो कितना कंफ्लिक्टिंग गोल है। एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट क्या है, दूसरे के लिए क्या है। इसी प्रकार से यहां पर तीसरा हमारे पास एक किसान है जिसके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है और ये अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर, रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर इसके लिए क्या डेवलपमेंट का गोल होगा?
पहला तो ये क्या करेगा भाई, भगवान से प्रार्थना करेगा कि भाई देखो हमको बारिश करवा देना, बारिश करवा दोगे तो भाई हमारी खेती अच्छी हो जाएगी और अनाज हमारा बिक जाएगा, मतलब उग जाएगा तो हम बेचेंगे तो फायदा हो जाएगा। तो ये तो चीज वो भगवान से मांग सकता है, ये चीज वो अपनी सरकार से या फिर अपनी व्यवस्था से नहीं मांग सकता बारिश को। तो यहां पर इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि भाई इसकी जो सरकार है या फिर जो समाज है, इसके लिए क्या करे, इरिगेशन फैसिलिटीज बना दे। क्या करे, इरिगेशन फैसिलिटीज इसको प्रोवाइड कर दे, या फिर और साथ में इरिगेशन के साथ में क्या करे, क्रॉप के लिए इंश्योरेंस दे दे कि अगर इसकी क्रॉप खराब होती है तो उसको एक प्रकार का मुआवजा मिल जाए, उसको अपने घर से नुकसान न झेलना पड़े। तो इस प्रकार का इसका गोल होगा। इसी प्रकार से यहां पर एक गांव की महिला जो कि एक लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब कि एक अमीर किसान के घर की महिला जो है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? क्या उसको ज्यादा इनकम चाहिए या फिर उसको अनाज के लिए कीमत चाहिए? जी नहीं, उसको एक प्रकार से चाहिए फ्रीडम, कि भाई जिस प्रकार से उसके परिवार के जो मर्द हैं वो बाहर जाकर के काम करते हैं, फ्रीली घूमते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लीडर बनते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं, उस प्रकार से उस महिला को एक प्रकार से बाहर निकलने घूमने की आजादी उसको मिलनी चाहिए। ये एक प्रकार से उसकी डिमांड होगी। इसी प्रकार से एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की क्या डिमांड होगी, एक शहरी बेरोजगार व्यक्ति की क्या डिमांड होगी कि भाई उसको नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसी नौकरी मिलनी चाहिए जिसमें वेतन अच्छा मिलता हो, ये इसकी डिमांड होगी। इसी प्रकार से एक अमीर परिवार के लड़के की, शहर में रहने वाले लड़के की जो कि अमीर परिवार से बिलोंग करता है, इसकी क्या डिमांड होगी? इसकी एक प्रकार से डिमांड हो सकती है कि यार इसको घूमने के लिए महंगा गाड़ी मिल जाए, महंगे गाड़ी में घूमेगा, मतलब पॉर्श में घूमेगा या फिर मर्सिडीज में घूमेगा, या फिर इसको रोज पॉकेट मनी अच्छा मिले, या फिर ये विदेश जाए, इस प्रकार की चीजें इसकी डिमांड होगी। ये इसके लिए डेवलपमेंट गोल का मतलब है। अब यहां पर एक अमीर परिवार की लड़की, जिस परिवार से ये लड़का है उसी परिवार से एक लड़की है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल का क्या मतलब है? इसके लिए डेवलपमेंट गोल डिफरेंट है। कैसे? इसको भी फ्रीडम उतना ही मिले जितना कि इसके भाई को मिलता है, और साथ ही वो अपने जिंदगी में जो चाहे सो करने पाए। मतलब जिस प्रकार से उसका भाई रात में 12 बजे तक घूमता है, इसको भी एक प्रकार से आजादी मिले कि भाई मैं भी घूमूं, मैं अपनी जिंदगी में जो नौकरी करना चाहती हूं वो करने पाऊं, या फिर मैं जिससे शादी करना चाहती हूं उससे करने पाऊं। इस प्रकार की चीजें इसको क्या मिले, इसके लिए डेवलपमेंट गोल है। इसी प्रकार से एक नर्मदा वैली में रहने वाले एक आदिवासी के लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा? तो भाई इसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि इसके इलाके के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर इस व्यक्ति का हक हो, सरकार वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट न डाले या फिर किसी भी प्रकार से इसके जिंदगी को प्रभावित ना करे, यह इसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा। तो आपने उदाहरण देखा होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर इस प्रकार से, समझ गए? तो अलग अलग लोगों के लिए मुद्दा यह है कि अलग अलग लोगों के लिए जो डेवलपमेंट गोल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, समझ गए? तो यहां पर यही चीज है, आगे समझते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि हैविंग फील्ड टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट। डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? सिंपल सा सवाल है। आपने अलग अलग प्रकार के लोगों की बात की, क्या सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब सेम था क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग था। कहता है ईच ऑफ वन देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स। हर एक व्यक्ति अलग अलग चीजें चाहता था, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल अलग अलग था। कहता है कि दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। उन सभी लोगों को क्या चाहिए? वही चीज चाहिए जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक प्रकार से उनके एस्पिरेशन और डिजायर को फुलफिल कर सकता है। और कई बार तो ऐसी बातें होती हैं जहां पर दो लोग या फिर दो लोगों के ग्रुप का जो डिमांड होता है, गोल होता है डेवलपमेंट का, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है और कन्फ्लिक्टिंग होता है। जैसे उदाहरण हमने क्या देखा? उदाहरण देखा कि एक किसान, अमीर किसान चाहता है कि मजदूर उसको उसके खेत में कम वेतन पर काम करे, उसके लिए वो डेवलपमेंट गोल है। लेकिन एक मजदूर, भूमिहीन मजदूर चाहता है कि उसको वेतन ज्यादा से ज्यादा मिले।
तो दोनों का कंफ्लिक्ट हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार से कंफ्लिक्ट हो सकता है। एक आपको नदी के किनारे कहीं पर रहने वाला कोई गांव का व्यक्ति है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल है कि भाई उसके इलाके में डैम ना बनाया जाए, उसके इलाके में इरिगेशन फैसिलिटी मिले जिससे कि वो खेती करे। लेकिन शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई वहां पर डैम बन जाएगा ना, तो डैम बनेगा तो बिजली निकलेगा, बिजली हमारे शहर को मिलेगा, या फिर वहां पर जो पानी होगा, पानी से हमें पानी सप्लाई होगा। तो यहां पर जो लोग हैं उनके गोल्स क्या हैं? कन्फ्लिक्टिंग हैं, अलग अलग हैं। समझ गए? यहां पर यही चीज एक गर्ल की बात की गई है। अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन दिस हाउस होल्ड वर्क। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। ये तो चीज है, आपको भी अपने घर में या फिर आसपास देख करके समझ में आता होगा। लड़कियां क्या चाहती हैं कि भाई उनको आजादी मिले, घर से बाहर जाकर वो फ्रीली घूम सके जैसे कि उनके भाई घुमा करते हैं, और एक प्रकार से घर में जो काम काज होते हैं उनमें उनका भाई भी आकर के मदद कर दे, हाथ बटा दे। लेकिन उसके भाई को हो सकता है ये चीज पसंद ना आए कि यार मैं क्यों घर का काम करूं, मैं बाहर घूमता हूं, बाहर काम करूंगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। इसी प्रकार से यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैम बनाया जाए जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी मिले। लेकिन इससे गांव में रहने वाले लोग, जहां पर डैम बनेगा उस इलाके में रहने वाले लोगों के घर डूब सकते हैं। तो वो लोग क्या चाहेंगे? वो लोग चाहेंगे कि यहां पर आपको डैम ना बनाया जाए बल्कि हमको इरिगेशन फैसिलिटी मिले जिससे कि हम अपने घर के आसपास खेती कर सके। समझ गए? तो यहां पर अलग अलग लोगों का या फिर अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों का जो डिमांड होता है वो कई बार कंफ्लिक्टिंग होता है, और सिंपली कहें तो लोगों के जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहां पर कहता है कि टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। दो चीजें क्या क्लियर हैं? पहला कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट यह है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। एक व्यक्ति के लिए जो चीज डेवलपमेंट है हो सकता है वो दूसरे लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं है बल्कि दूसरे व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्शन है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग क्या चाहते हैं कि शहर में हमको पानी मिलना चाहिए, वाटर सप्लाई पाइप से होना चाहिए, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए। अब इसके लिए सरकार को एक इलाके में जहां गांव है उस इलाके में डैम बना देना चाहिए। वहां से डैम बनेगा तो पानी भी मिल जाएगा और बिजली बन के बिजली भी मिल जाएगा। ये चीज शहर में रहने वाले लोग और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सोच रहे हैं। लेकिन जो उस गांव में उस इलाके में रहने वाला व्यक्ति है जहां पर डैम बनना है, उसके लिए यह डैम बनना मतलब क्या? पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन है। उसका पूरा परिवार, पूरा गांव जो है वो वहां से उजड़ जाएगा, उसका पूरा गांव डूब जाएगा। तो यह चीज एक प्रकार से क्या है? अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपोजिट कंफ्लिक्टिंग व्यू होता है डेवलपमेंट को लेकर। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है? टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। तो यहां पर अभी तुरंत हमने टेबल 1.1 में क्या देखा? अभी इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने देखा कि अलग अलग लोग जो होते हैं उनके जो डेवलपमेंट गोल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक प्रकार की चीज कॉमन हमने देखी। क्या देखा कॉमन? कि ज्यादातर जो लोग होते हैं उनका जो गोल होता है वो होता है ज्यादा इनकम प्राप्त करना। कि भाई ज्यादा लोग क्या चाहते हैं? या तो उनको ज्यादा वर्क मिले, रेगुलर वर्क मिले, सैलरी ज्यादा मिले, या फिर उनको अपने चीजों के लिए जो भी चीज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बेचने पर अच्छा कीमत मिले, या फिर किसी और तरीके से उनको क्या हो? मॉनेटरी बेनिफिट हो। मतलब कि भाई सीधा सीधा बात है, ज्यादा पैसा उनको चाहिए। ये उनका एक प्रकार का गोल है, डेवलपमेंट गोल है। सिंपल चीज यही है। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। लोग क्या चाहते हैं? इनकम अपना बढ़ाना चाहते हैं। ये एक प्रकार का कॉमन डेवलपमेंट गोल है जो कि सभी लोगों में कॉमन देखी जाती है। आप जिंदगी में कुछ भी करें, जिंदगी में आपको कुछ भी चाहिए, लेकिन एक चीज आपको चाहिए होगा, वो होगा इनकम। कि भाई मेरा इनकम ज्यादा होना चाहिए। आपका नहीं, सभी लोगों का एक प्रकार का ऐसा ही मानना है कि भाई इनकम मेरी ज्यादा होनी चाहिए। सभी लोगों का ऐसा ही सोचना है।
लेकिन यहां पर हमें यह भी समझना चाहिए, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो लोग होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इनकम नहीं चाहिए, बल्कि इनकम के अलावा और भी चीजें हैं जो कि उनके जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी उनको चाहिए। यहां पर यही चीज कहता है कि बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। मतलब कि इनकम के अलावा ये सारी चीजें भी हैं जो कि एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि उसे चाहिए होती हैं। लोगों को डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो या फिर किसी भी चीज के आधार पर हो। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई इनकम तो मेरा हो, साथ ही साथ मुझे रिस्पेक्ट दिया जाए, मेरे साथ इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए, मुझे फ्रीडम मिले, ये सारी चीजें चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर आप ही को, अगर मैं बहुत पैसा दे दूं लेकिन आपको मैं रोज आपको गाली दूं या फिर आपके साथ बदतमीजी से बात करूं ना, तो आप कुछ दिनों के बाद वो पैसे लेना बंद कर दीजिएगा, वो नौकरी या फिर वो काम करना आप छोड़ दीजिएगा। मतलब की बात है कि पैसे इंपॉर्टेंट हैं, लाइफ में इनकम इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इनकम के अलावा और भी चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। और कई बार ये चीजें जो है ना वो इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप बोलते हैं यार इनकम हम पैसा बाद में कमा लेंगे, पहले हमको ये चाहिए। समझ गए? ये भी होता है। ठीक है, आगे यहां पर कहता है कि incomes in some cases these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे नहीं चाहिए या फिर आपको सामान नहीं चाहिए जिससे कि अपना जिंदगी आप चलाएंगे, आपको और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कहता है कि मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट, वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग मेंशन्ड अबव। कहता है कि देखो पैसे या फिर पैसे से आने वाली जो चीजें हैं वो हमको चाहिए होती हैं, क्योंकि हमारा लाइफ एक प्रकार से उन चीजों से बेहतर होता है, हमारी लाइफ में उन चीजों की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर हमारी जिंदगी की जो क्वालिटी है वो सिर्फ पैसे से तय नहीं होती है, बल्कि पैसे के अलावा और भी चीजें होती हैं जो कि हमारे को जरूरी होती हैं। जैसे कि अगर यहां पर आपके जिंदगी में आपके दोस्त ना हो, आपके परिवार के लोग ना हो, आपके आसपास के लोग आपके साथ ना रहें, तो फिर पैसे का क्या मतलब है? आप कैसे पैसे लेकर के खुश रह पाएंगे? या फिर आप जहां हैं आपके दोस्त लोग रोज आपको बदतमीजी करते हैं, आपके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो आपके पास खूब पैसा रहेगा भी ना, तो आपके लिए जिंदगी अच्छा नहीं होगा। समझ गए? तो यहां पर यही बात है कि आपकी जिंदगी में आपको सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, बल्कि पैसे के अलावा भी चीजें चाहिए, जैसे कि फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, या फिर एक प्रकार का ऐसा सोसाइटी चाहिए जहां पर आपको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, आपको एक प्रकार से फ्रीडम मिले, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आसानी से जिंदगी अपनी जी सकते हैं। तो ये चीजें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पर यही कहता है कि सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइव्स। कहता है कि देखो पैसे को हम लोग गिनते हैं, गिन सकते हैं, पैसे को काउंट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, और वो चीजें भी मायने रखती हैं। जैसे दोस्ती, परिवार, प्यार, ये सारी चीजें जो होती हैं, या फिर रिस्पेक्ट, इज्जत, ये सारी चीजें जो होती है ना, खुशी, ये सब चीजें हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। कहता है कि however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। ये सोचना गलत होगा कि भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है आपको कि सोचिए, एक उदाहरण दिया गया है कि आपको एक नौकरी मिलती है जो कि बहुत दूर है, जहां पर आपका घर है, आपका गांव है, उससे बहुत दूर आपको नौकरी मिली है। अब यहां पर आप इस नौकरी को करने से पहले बहुत सारी चीजें आप सोचिएगा कि भाई नौकरी में वेतन तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन जाकर के नौकरी करें या ना करें, उसके लिए आप क्या चीजें सोचिएगा। जैसे
जैसे कि आप सोचिएगा कि इनकम के अलावा वहां पर आपकी फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, जहां पर आप काम करने वाले हैं वहां पर वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, भाई वहां पर माहौल कैसा है, लोग बातचीत कैसे करते हैं, वहां पर काम करने का कंडीशन कैसा है, सेफ्टी है या नहीं है, लोग ख्याल रखते हैं या नहीं है, या फिर वहां पर चीजें आपको सीखने को मिलेगी या ना मिलेगी। तो यहां पर बात है कि सिर्फ नौकरी करने के लिए आप सैलरी नहीं देख रहे हैं, सैलरी के अलावा और भी चीजें देख रहे हैं, समझ गए? तो ये बहुत ही जेन्युइन चीज है। ऐसा नहीं है कि ऐसा लोग सोचते नहीं है, रियलिटी में सोचते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने नौकरी के बारे में, नौकरी ज्वाइन करने के बारे में ये चीजें कंसीडर की। जैसे उदाहरण देता हूं, मेरे एक जान पहचान के फ्रेंड थे, उनका गवर्नमेंट जॉब हुआ, गवर्नमेंट जॉब काफी अच्छी पोस्ट पर, करीब 80-90,000 का सैलरी पर जॉब हुआ, ठीक है। लेकिन वो जॉब उनको बहुत ही दूर दे रहा था अपने घर से, और साथ में वो उनको शायद गांव के इलाके में कहीं दे रहा था। तो उन्होंने उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर अगर वो फैमिली लेकर के जाते हैं तो उनकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर उनको वो सारी फायदे, जो उनका बच्चा होगा उस बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, ये सब चीजों की वजह से वहां सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, इन सब चीजों की वजह से उन्होंने वो नौकरी नहीं की, समझ गए? तो यहां पर ये चीजें कई बार आपको इंपॉर्टेंट होती हैं सैलरी से भी ज्यादा, समझ गए? कहता है कि इन अदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। यही बात है कि भाई सिंपली बात, मेन मुद्दा यही है कि यार पैसे चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, पैसे के अलावा और भी चीजें चाहिए, जो कि चीजें हमने बार बार यहां पर बात कर ली हैं कि ये चीजें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पर यही चीज कहता है कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। मतलब कि डेवलपमेंट लोग क्या सोचते हैं, डेवलपमेंट में उनको क्या चाहिए। हमने पिछला टॉपिक में समझा कि भाई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें डेवलपमेंट का मतलब होती हैं। किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी को ज्यादा पैसा चाहिए, किसी को ज्यादा सैलरी चाहिए, किसी को ज्यादा प्राइस चाहिए, ठीक है। लेकिन जब लोगों से डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी जिंदगी में एक ही चीज है जो कि उनको चाहिए। लोगों के, हर व्यक्ति का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भले ही है, लेकिन वो सिर्फ एक चीज नहीं चाहते हैं, उनको कई सारी चीजें चाहिए होती हैं डेवलपमेंट के मामले में। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहां पर उदाहरण देता है कि भाई अगर मान लो कि महिलाएं जाकर के नौकरी कर रही हैं, महिलाएं जब नौकरी करती हैं उनको सैलरी मिलता है, तो उससे उनका डिग्निटी काफी इंप्रूव होता है अपने हाउस होल्ड में भी और साथ में सोसाइटी में भी। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आगे कहता है कि इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वोमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वोमेन वर्किंग आउटसाइड। यहां पर यही चीज कहता है कि अगर यहां पर महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट होगा तो भाई जो घर का काम होता है जो कि जनरली महिलाएं करती हैं वो सिर्फ महिलाओं को नहीं करना पड़ेगा, और भी लोग उसमें इन्वॉल्व होकर के काम करेंगे, और साथ में जो बाहर महिलाएं करती हैं उनका एक्सेप्टेंस भी होगा, और साथ में अगर वहां पर सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए तो उससे ज्यादा महिलाएं अब बाहर आकर के काम करेंगी और बिजनेसेस में काम करेंगी और बिजनेसेस को बढ़ाने का काम करेंगी। सिंपली बात यही है कि भैया देखो, कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट में मुझे मेरा इनकम बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि भाई मेरा अगर अभी 10,000 सैलरी है तो मेरा 20,000 सैलरी हो जाए, ये मैं सोचता हूं। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें मुझे चाहिए। जैसे मैं एक ऐसे इलाके में रहना चाहूंगा जो इलाका साफ सुथरा हो, या फिर मेरे घर के आसपास अच्छा हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जहां पर फ्री में इलाज हो जाए, या फिर अच्छा स्कूल हो जहां पर मैं अपने बच्चों को या फिर आसपास के बच्चों को पढ़ते हुए देख सकूं, या फिर यहां पर जो लोग रहते हैं वो लोग एक प्रकार से काफी दोस्ती भरा माहौल रखते हैं, काफी प्रेम से रहते हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब चीजें भी एक प्रकार से हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम या फिर सैलरी हम लोग नहीं देखते हैं, समझ गए? कहता है कि हेंस द डेवलपमेंटल गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। दूसरी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में भी लोग यहां पर सोचते हैं जब वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्लियर बात है? तो यहां पर हमने क्या किया, पर्सनल डेवलपमेंट को समझ लिया कि मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए उसका पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, गोल क्या है, ये सब चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट की।
मतलब कि अब हम यहां पर कंट्री के डेवलपमेंट की, देश की डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। यहां पर यही चीज कहता है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि हर व्यक्ति अलग अलग गोल है उसके लाइफ में डेवलपमेंट के मामले में, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीजें चाहिए अपनी जिंदगी में, उसी प्रकार से हर व्यक्ति का नेशनल डेवलपमेंट के मामले में पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग होता है। मतलब कि अगर आप 10 लोगों से मिलें कि भाई इंडिया का डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इंडिया कैसे डेवलप करने चाहिए, अलग अलग लोग अलग अलग बात बोल देंगे। कोई बोलेगा कि अच्छा रोड बना दोगे तो भाई डेवलपमेंट हो गया, कोई बोलेगा नहीं 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 रेलवे लाइन बिछा दोगे तब डेवलपमेंट होगा, कोई बोलेगा नहीं इंडिया की आर्मी मजबूत हो जाएगी तब इंडिया का रियल में डेवलपमेंट होगा, कोई बोलेगा नहीं हमारे यहां पर महंगाई कम हो जाएगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बात यहां पर सिंपली यही है कि अलग अलग लोगों के लिए जो नेशनल डेवलपमेंट है, देश का डेवलपमेंट है, उसका मतलब भी अलग अलग होता है। ठीक है, आगे कहता है कि मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू अबव क्वेश्चन। यहां पर सिंपली कहता है कि आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, क्लासरूम में बात कीजिए कि भाई इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, इंडिया में डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए। तो उसमें यही चीज कह रहा है कि अलग अलग बच्चों से जब आप पूछोगे अपने क्लास में तो सभी लोग अलग अलग बात बोलेंगे, कोई बोलेगा ए, कोई बोलेगा बी, कोई बोलेगा सी, अलग अलग लोग क्या बोलेंगे, अलग अलग बात बोलेंगे। अब यहां पर आगे कहता है कि इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज। मतलब कि आप किसी और से ना पूछो, आप खुद से ही जब बात करोगे, मन में सोचोगे कि यार इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, तो आप ही अपने मन में कई सारे चीजें सोच लोगे, बोलोगे नहीं यार रोड बन जाए तो अच्छा होगा, रेलवे बनेगा तो अच्छा होगा, हमारे इलाके में हॉस्पिटल खुल जाएगा ना तो अच्छा होगा। आप ही अपने मन में ही कई सारी बातें सोच सकते हो कि भाई ऐसे होगा तो डेवलपमेंट, वैसे होगा तो डेवलपमेंट, लेकिन तुम किसी भी बात पर श्योर नहीं रहोगे, तुम अपने में कंफ्यूज रहोगे। तो रियलिटी यही है कि जिस प्रकार से हम अपने बारे में अलग अलग चीजें चाहते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग चीजें सोचता है अपने डेवलपमेंट के लिए, उसी प्रकार से जब हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में भी लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हर व्यक्ति कंट्री के लिए अलग अलग चीजें चाहता है, अलग अलग उसके लिए मतलब होता है डेवलपमेंट का। कहता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। वही बात है कि हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है, कि भाई किस प्रकार से कंट्री डेवलप करना चाहिए, कंट्री में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब यहां पर कहता है कि हाउ एवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट। अब भाई ये तो हमने समझ लिया कि हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है और कंट्री में जितने भी लोग हैं सबका अपना कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन क्या इन सभी आइडियाज को हम लोग इक्वली इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि भाई देखो मैं सोचता हूं जो तुम सोचते हो, मतलब 140 करोड़ लोग जो सोचते हैं, सभी पॉइंट, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, वो सारे पॉइंट का इक्वली इंपॉर्टेंट है? तो रियलिटी है नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं होंगी तो हो सकता है कि फायदा ना हो, नुकसान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर यही चीज हम लोग समझने वाले हैं। कहता है कि इफ देयर आर कंफ्लिक्ट हाउ डज द वन डिसाइड what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. मतलब यहां पर बात यह है कि देखो कंट्री तो भाई एक ही है, हमारा इंडिया कंट्री है, हम सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो भाई हमको सरकार चलानी है, देश चलाना है, देश का डेवलपमेंट करना है, तो हम किस प्रकार से डेवलपमेंट करें कि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट भी हो और साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, वो हम पूरी कर सके। मतलब यहां पर बात यह है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के हम कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे, कौन से काम करेंगे, कौन सी चीजें करेंगे जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उस बात से एग्री कर जाएं, ज्यादा से ज्यादा उस बात से एक प्रकार से एक्सेप्ट कर लें। समझ गए? कहता कि वी हैव आल्सो टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? नेशनल डेवलपमेंट मींस थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। वही बात है जो कि मैंने आपको समझाया। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जरा सा ये पढ़ लेते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको देख दे रहा हूं। कहता है कि लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर सच एन एरिया।
ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर में आप यहां पर क्या देख रहे हैं? एक इलाका है जहां पर एक बिल्डिंग है जिसमें कि बहुत अमीर अमीर लोग टाइप रहते हैं, और बगल में एक झुग्गी झोपड़ी है जहां पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। इस पूरे इलाके के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए? इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का सोचना अलग होगा, यहां पर इस झोपड़ी में रहने वाले लोगों का सोचना अलग होगा। इस इलाके के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए? यहां पर अगर हमें इस पूरे इलाके का डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा? ये आप सोचिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, यहां पर डेवलपमेंट गोल का क्या मतलब है। अब यहां पर इसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा यहां पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन यह है कि यहां पर एक वेसल आता है, एक समुद्र के किनारे एक शहर है, उसके पास एक वेसल आता है, वेसल मतलब एक जहाज आता है। वो 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट यहां पर डंप कर देता है, आकर के यहां पर कचरा फेंक देता है। और यहां पर इस चीज की वजह से, ये कहां हुआ था? आइवरी कोस्ट नाम का एक देश है, वहां पर अब्जीजान नाम का एक शहर है, वह उसके पास ये चीज हुआ था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एक जहाज आता है, पानी जहाज, समुद्र के रास्ते, समुद्र के किनारे आकर के 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट ला करके डाल देता है। अब ये जो टॉक्सिक वेस्ट है ये शायद न्यूक्लियर वेस्ट या कुछ था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो ये टॉक्सिक वेस्ट यहां पर डाला गया, इससे जो फ्यूम्स निकले ये बहुत ही टॉक्सिक थे, जिससे कि नौजिया होने लगा लोगों को, स्किन रैशेज होने लगे, लोग बेहोश होने लगे, डायरिया होने लगा, ये सब चीजें होने लगी। और यहां पर 1 महीने तक लोग परेशान रहे, जिससे करीब 7 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग करीब हॉस्पिटल में थे। और यहां पर 20,000 करीब 26,000 लोगों का पॉइजनिंग के लिए ट्रीटमेंट किया गया। अब सोचो, यहां पर लोग शांति से जी रहे थे, एक आया जहाज, उसने कचरा फेंक दिया, जिससे कि पूरा शहर एक तरीके से परेशान हो गया। यहां पर बात यह है कि जब रिजल्ट निकाला गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो कि पेट्रोलियम का काम करती थी, उसने लोकल कंपनी से डील करके यहां पर यह टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज करने का काम किया था। तो भाई यहां पर ये जो काम किया गया वेस्ट डिस्पोज करने का, इससे किन लोगों को फायदा हुआ, किन लोगों को फायदा नहीं हुआ? क्या इस इलाके में कोई डेवलपमेंट हुआ, कोई फायदा हुआ, कुछ हुआ? ये सोचना है। इस देश के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए, ये जरा सा सोचिए, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे एक और क्वेश्चन है कि आपके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होता है, आपके गांव गांव या फिर शहर या फिर लोकेलिटी के लिए, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर हमारे सामने टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। मतलब यहां पर अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हमने देखा कि भाई देश के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होता है, अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसके हिसाब से वो अपने देश का, अपने समाज का डेवलपमेंट होते हुए देखना चाहता है। लेकिन यहां पर अब हम समझेंगे कि भाई अगर हम लोग किसी कंट्री का कैलकुलेशन करते हैं कि भाई ये कंट्री इतना डेवलप्ड है, ये इतना कम डेवलप्ड है, ये ज्यादा डेवलप्ड है, ये कैसे करते हैं? हम लोग एक प्रकार से कैसे ये नापते हैं, तौलते हैं कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है? लोगों को, यानी कि जो कंट्रीज हैं उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं? ये सारी चीजें हम यहां पर समझते हैं। कहता कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। यही बात है कि भाई देखो, दुनिया में बहुत सारे देशों को कहा जाता है कि ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है और ये वाला कंट्री अंडर डेवलप्ड है, ये कंट्री जो है ये पुअर कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, ये चीज हम बोलते हैं। तो जब अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है, तो फिर यहां पर हम कैसे किसी कंट्री को डेवलप्ड बोल सकते हैं और किसी कंट्री को डेवलपिंग बोल सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे इसका आंसर दिया गया है। कहता है कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस, विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम। मतलब कहता है कि जब हम अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं और उनमें कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं, तो फिर उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं? तो यहां पर बात है कि उदाहरण देखो कि मान लो कि तुम अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को कंपेयर करना चाहते हो, तो सभी स्टूडेंट में अलग अलग फीचर्स हैं। कोई लंबा है, किसी की हाइट कम है, कोई पढ़ता ज्यादा है, कोई कम पढ़ता है, कोई खेलता अच्छा है, कोई खराब खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, या फिर कोई बच्चा जो है वो मैथ के पजल अच्छे सॉल्व करता है, कोई फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करता है, किसी को एसएसटी पसंद है। तो भाई
हर एक व्यक्ति में डिफरेंसेस है, हर एक स्टूडेंट जो है उसका अपना एक कुछ फीचर है और कुछ कमजोरी है। तो सभी बच्चों में डिफरेंसेस हैं, तो फिर हम सभी बच्चों को आपस में कंपेयर कैसे करते हैं? क्या हम उनको हाइट के आधार पर कंपेयर करें, या फिर एक प्रकार से उनके मार्क्स के आधार पर कंपेयर करें, या फिर किसी स्पोर्ट्स के आधार पर कंपेयर करें? कैसे हम कंपेयर करेंगे अलग अलग बच्चों को जब उन सभी में अलग अलग फीचर्स हैं? तो यहां पर बात यह है कि जब हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं तो उनके लिए हम यहां पर क्या करते हैं, यह चीज तय करते हैं कि हमारा गोल क्या है, हम क्यों एक प्रकार से कंपेयर कर रहे हैं। समझ गए? जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें, अगर हम लोग यहां पर चाहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट ज्यादा स्टडियस है, ज्यादा पढ़ने वाला है, तब हम मार्क्स के आधार पर कंपेयर करते हैं। इसी प्रकार से जब हम यहां पर स्टूडेंट्स में चेक करना चाहते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलता है, तब उनको हम उनके क्रिकेट के जो स्कोर्स हैं उसके आधार पर कंपेयर करते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम यहां पर फुटबॉल के लिए लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो उनके फुटबॉल के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो मतलब बात यहां पर यह है कि हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं अलग अलग टारगेट के लिए। अगर हमें क्रिकेट टीम बनाना है तो क्रिकेट का परफॉर्मेंस हम देखेंगे, अगर हमें यहां पर फुटबॉल टीम बनाना है तो फुटबॉल का परफॉर्मेंस देखेंगे, या फिर हमें किसी प्रकार से स्कूल के मार्क्स को कंपेयर करना है तो हम वहां पर बच्चों के मार्क्स को देखते हैं। सिंपली बात यहां पर यह है कि हम लोग यहां पर क्या करते हैं, अलग अलग टारगेट के हिसाब से उनके अलग अलग एस्पेक्ट को कंपेयर करते हैं। समझ गए? सिंपली बात यह है। अब यहां पर बात यह है कि इन सभी चीजों के अलावा अगर हम स्टूडेंट का एक बनाना चाहते हैं, यार कौन सा बेस्ट स्टूडेंट है या फिर कौन सा सबसे बेकार स्टूडेंट क्लास का, तो उसके लिए किस क्राइटेरिया पर हम यहां पर स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे? अलग अलग क्राइटेरिया है भाई। कौन से क्राइटेरिया पर यह तय करेंगे कि ये वाला स्टूडेंट जो है बेस्ट है हमारे स्कूल का, हमारे क्लास का, और ये वाला स्टूडेंट जो है ये वर्स्ट स्टूडेंट है? किस आधार पर हम लोग करेंगे? तो यहां पर बात यह है कि हम यहां पर एक या फिर दो तीन कुछ कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं और उसके आधार पर सभी को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब की बात है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ना, उसके आधार पर हम कंपेयर करेंगे और उसके आधार पर एक प्रकार से डिक्लेयर करेंगे कि कौन सा हमारा स्टूडेंट बेस्ट है और कौन सा स्टूडेंट वर्स्ट है। अब स्कूल में अगर तुम फाइनली सोचो तो भाई स्कूल में हम लोग क्यों जाते हैं? स्कूल में हम लोग स्टडी करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, मार्क्स लाने जाते हैं, और चीजें भी हमें करनी होती हैं, लेकिन एक तरीके से मेन हमारा टारगेट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है, मार्क्स लाना है। तो एक प्रकार का मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा क्या, स्टडी और मार्क्स, कि भाई हमारा जितना अच्छा मार्क्स उतने अच्छे हम स्टडी करते हैं। तो ये एक प्रकार का हमारा मेन क्राइटेरिया हो गया स्टूडेंट को कंपेयर करने का। ठीक है, मेन क्राइटेरिया। अब हम सभी बच्चों को क्या करेंगे, इसी चीज के आधार पर कंपेयर करेंगे। अलग अलग डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई जो म्यूजिक अच्छा करता है, कोई डांस अच्छा करता है, लेकिन हमारा मेन क्राइटेरिया क्या हो गया, मेन क्राइटेरिया हो गया हमारा मार्क्स, क्योंकि वो एक प्रकार से मेन हमारा टारगेट है स्कूल का। समझ गए? तो यहां पर यही चीज कहता है कि दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू। इसी जिस प्रकार से हमने देखा कि हम लोग यहां पर स्टूडेंट्स को कंपेयर करने के लिए एक क्राइटेरिया ले लेते हैं और उस आधार पर सभी बच्चों को कंपेयर करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो उसी प्रकार से जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो कंट्रीज के भी बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। कोई कंट्री जो है वहां पर लोग बहुत खुश हैं, कोई कंट्री में वहां पर जो है स्कूल हॉस्पिटल बहुत अच्छा है लेकिन वो अमीर नहीं है, लेकिन कोई कंट्री है जो कि बहुत अमीर है, उसके पास फैसिलिटीज बहुत हैं। तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फैसिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक क्राइटेरिया लेते हैं जिसके आधार पर हम सभी कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। और वो क्राइटेरिया क्या है भाई? वो क्राइटेरिया है हमारा इनकम। मतलब कंट्रीज का जो इनकम है, कंट्री में रहने वाले लोगों का जो इनकम है, उसको हम लोग कंपेयर करके तय करते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है। अब सोचिएगा सर, इनकम के बारे में अभी तुरंत हमने बात किया कि भाई इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम के अलावा और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो फिर यहां पर हम लोग इनकम की बात क्यों कर रहे हैं? इनकम को क्राइटेरिया लेकर के हम लोग कंट्रीज को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यहां पर यह है कि यहां पर यह माना जाता है कि भाई देखो,
जिस कंट्री में लोगों के पास ज्यादा इनकम होगा, जहां पर कंट्रीज अमीर होंगी, कंट्रीज में लोग अमीर होंगे, वहां पर लोग जो हैं जितनी भी चीजें उनको रिक्वायर्ड हैं वो सभी चीजें, अपने जरूरत की चीजें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मतलब कि लोगों को चाहिए अच्छा एजुकेशन, भाई पैसे दे करके अच्छे स्कूल में डाल दिया। अच्छा हेल्थ चाहिए, पैसे दे करके अच्छा हेल्थ ले लिया। अच्छा एक तरीके से घर चाहिए, पैसे खर्च किए, घर मिल गया। अच्छा रोड चाहिए, सरकार के पास पैसा है, सरकार ने अच्छा रोड बनवा दिया। लोगों को पुलिस व्यवस्था अच्छी चाहिए, सरकार ने पैसा खर्च किया, लोगों को नौकरी पर रखा, पुलिस की नौकरी पर, अच्छा पुलिस व्यवस्था दे दिया। मतलब ये क्राइटेरिया यहां पर यह माना जाता है कि अगर लोगों के पास ज्यादा इनकम होगा तो वो अपने जरूरत की सारी चीजें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इनकम को मेन क्राइटेरिया रखते हैं और इनकम के आधार पर हम कंट्रीज को कंपेयर करने का काम करते हैं। समझ गए? तो यहां पर यही चीज कहता है कि सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। ग्रेटर इनकम क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल हमारा हो जाता है। अब यहां पर कहता है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब यहां पर सवाल है कि हम लोग इनकम के आधार पर कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, तो किसी भी कंट्री का इनकम क्या होता है भाई? हमारे इंडिया का इनकम क्या है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? या फिर अमेरिका का इनकम क्या है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर कहता है कि इंट्यूटिवली द कंट्री ऑफ द द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी के इनकम को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारे इंडिया का इनकम निकल जाता है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, या फिर सिंपली कहें तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बोल सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर हम लोगों के इंडिया का इनकम क्या हो गया भाई? इंडिया में रहने वाले सभी लोगों के इनकम को जोड़ दो तो भाई हमारे इंडिया का इनकम निकल गया। इसी प्रकार से अमेरिका में रहने वाले सभी लोगों को जोड़ दो तो हमारे अमेरिका का इनकम निकल गया। ठीक है? अब यहां पर आगे कहता है कि भाई फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। मतलब कि जब हम कंट्रीज को कंपेयर करने की बात करते हैं तो उस समय हम लोग टोटल इनकम को एक यूजफुल मेजर के रूप में नहीं मानते हैं। टोटल इनकम के आधार पर कंट्रीज को हम कंपेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहां पर कंट्रीज में अलग अलग पॉपुलेशन होते हैं और टोटल इनकम हमें यह नहीं बताता है कि देश में रहने वाले आम आदमी की इनकम कितनी है। जैसे अगर हम लोग यहां पर उदाहरण दें कि मान लो हमारा देश है, यहां पर हमारे देश की आबादी 145 करोड़ है और हमारे देश में सभी लोग अगर 1 रुपया भी कमाते हैं तो यहां पर हमारे देश का इनकम कितना हो गया? 145 करोड़ हमारे देश का नेशनल इनकम हो गया। लेकिन मान लो कोई देश है, उस देश में कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं। सॉरी 100 नहीं, 145 मान लेते हैं। यहां पर कितने लोग रहते हैं? 145 लोग रहते हैं। और यहां पर हर एक व्यक्ति कितना कमाता है? 1 करोड़ रुपए कमाता है हर व्यक्ति। तो इस देश का आमदनी कितना हो गया? 145 करोड़ हो गया। सोचो, ये दो देश हैं। एक देश हमारा है, 145 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति 1 रुपया कमा रहा है। 145 करोड़ देश का इनकम है, नेशनल इनकम। यहां पर क्या है? इस देश में 145 लोग हैं, हर एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमा रहा है और यहां पर नेशनल इनकम कितना हो गया? 145 करोड़। दोनों देश को जब हम लोग टोटल इनकम के आधार पर कंपेयर करेंगे तो लगेगा दोनों देश तो बराबर हैं। लेकिन जब रियलिटी में लोगों की जिंदगी को हम देखेंगे तो यहां पर लोगों की जिंदगी और यहां पर लोगों की जिंदगी में बहुत ही डिफरेंस होगा। इसलिए टोटल इनकम को हम सहारा नहीं बनाते हैं। टोटल इनकम के आधार पर हम लोग कंट्रीज को कंपेयर नहीं करते हैं। तो फिर कैसे करते हैं भाई? यहां पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एवरेज इनकम का कंसेप्ट लेते हैं कि भाई देखो, कोई देश है, उस देश में एक आम आदमी का एवरेज इनकम कितना है, यह चीज हम लोग एक प्रकार से यूज करते हैं, जिसके आधार पर कंट्रीज को हम लोग कंपेयर करते हैं। अब हम लोग एवरेज इनकम निकालते कैसे हैं? तो यहां पर टोटल इनकम को हम लोग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमें यहां पर उदाहरण जो हमने देखा, तो हम लोग एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे? 145 करोड़ और हर एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? हर एक व्यक्ति कमा रहा है
₹1 तो भाई टोटल इनकम 145 करोड़। मतलब यहां पर ये वाला टोटल इनकम हो गया और ये हमारा पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज इनकम निकालते हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग एवरेज इनकम निकालते हैं और फिर यहां पर एवरेज इनकम को, सभी देशों के एवरेज इनकम को हम लोग कंपेयर करते हैं कि किस देश के आम आदमी के पास कितना पैसा है, अगले देश के आम आदमी के पास कितना पैसा है। तो यहां पर कहता है कि एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। मतलब कि हर एक आदमी कितना इनकम कमा रहा है, यह चीज हमारा हो जाता है पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। अब यहां पर कहता है कि द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्राउट आउट बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सबमिट करता है। कहता है कि दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। इस क्राइटेरिया के आधार पर कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $49,300 US dollar per annum and above in 2019 are called high income countries। 2019 में वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लाया जिसमें कहा कि जो कंट्री का एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम से ज्यादा होगा, उसको हम लोग हाई इनकम कंट्री मानेंगे या फिर रिच कंट्री मानेंगे, अमीर कंट्री मानेंगे। और इसके बाद इतने से कम $49,300 से कम और साथ में जो $25 सॉरी ये पहले इसको देख लेते हैं, $2,500 US डॉलर या फिर उससे कम एनुअल इनकम जिस भी कंट्री का होगा उसको हम लोग लो इनकम कंट्री मानेंगे, ठीक है। इससे कम होगा और साथ में 2500 से ज्यादा और $49,300 पर एनम से कम होगा, इसके बीच में होगा, उसको एक प्रकार से मिडिल इनकम कंट्री माना जाता है। अब यहां पर देखिए आगे कहता है कि इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, क्योंकि भाई हमारा जो इनकम है 2500 से थोड़ा सा ऊपर है। कितना है, 2019 में था $6,700 पर एनम, ठीक है, इतना था भाई। 49 के आसपास तो है नहीं, लो नहीं है, लो से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एक प्रकार से लो के आसपास ही है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लो मिडिल इनकम के में आते हैं। मिडिल इनकम होता है आपका 25 से 49 के बीच में, लेकिन मिडिल में भी निचले हिस्से में हम हैं, यानी कि हमारा 2500 के आसपास ही है, इसलिए हम लोग लो मिडिल इनकम में आते हैं, ठीक है। कहता कि द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, सॉरी रिच कंट्रीज हैं, जिसमें कि कुछ आपको मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को छोड़ दें या फिर छोटे देशों को छोड़ दें, तो उनको हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं क्योंकि उनका इनकम बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर एवरेज इनकम के कंसेप्ट को भी समझाया गया है कि भाई देखो, एवरेज इनकम को देख करके ये मत समझो कि सभी लोग जो हैं वो बराबर इनकम कमाते हैं। हमारी कंट्री में ही जो बोल दिया गया कि हमारे कंट्री में जो इनकम है वो कितना है, $6,700 है पर कैपिटा। क्या रियलिटी में सभी लोग इतना ही कमाते हैं क्या? जी नहीं, सब लोग इतना नहीं कमाते हैं। एवरेज कहने का मतलब यहां पर यह है कि कुछ लोगों की आमदनी इससे बहुत ही ज्यादा है और कुछ लोगों की आमदनी इससे बहुत ही कम है। इंडिया में तुम अगर पर कैपिटा इनकम स्टेट वाइज देखोगे तो तुमको देखने को मिलेगा कि कोई राज्य जैसे कि गुजरात हो गया या फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, वहां का पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा है, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहां का पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। तो एक ही देश में अलग अलग लोगों का अलग अलग इनकम हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ लोग हैं जो कि करोड़ों में सैलरी लेते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी 5,000 10,000 रुपए महीने की सैलरी में चलती है। तो यहां पर बात यह है कि एवरेज इनकम को जब हम देखते हैं तो एवरेज इनकम एक प्रकार से समाज में जो डिस्पैरिटी है इनकम को लेकर के वो छिपा देती है। उदाहरण यहां पर अच्छे से देकर के बताया गया है कि यहां देखो दो टेबल हैं, दो कंट्रीज हैं, सॉरी टेबल मैंने बोल दिया, दो कंट्रीज हैं, इनको जब आप कंपेयर करो तो यहां पर जब कंट्री ए का तुम एवरेज इनकम निकालोगे तो तुमको कितना मिलेगा, $10,000 मिलेगा, ठीक है, 10,000 रुपया मिलेगा। अब इसी प्रकार से तुम अब जब यहां पर कंट्री बी को कंपेयर करोगे, कंट्री बी का जब एवरेज इनकम निकालोगे तो यह भी तुमको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा।
अब देखो, तुमको देख करके लगेगा पर कैपिटा इनकम के आधार पर कि दोनों कंट्री तो बराबर हैं, लेकिन कंट्री ए में क्या है, लोगों का इनकम लगभग बराबर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। लेकिन कंट्री बी में क्या है भाई, एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बाकी सब लोग भिखमंगे हैं, बाकी सब लोगों के पास कुछ पैसा ही नहीं है। तो यहां पर तुमको दिख रहा है कि एवरेज इनकम भी एक प्रकार से परफेक्ट नहीं है कि जिसके आधार पर हम लोग एक प्रकार से कंट्री को कंपेयर करेंगे तो हमें चीजें पता चल जाएगी। हां, लेकिन एवरेज इनकम जो है एक प्रकार से काम करता है जिससे हमें कंट्री की पावर पता चलती है कि इंडिया में जो लोग हैं उनको सबको जोड़ दो तो क्या भाई इनकम है, अमेरिका में जो लोग हैं उनको सबको इनकम जोड़ दो तो भाई हर एक व्यक्ति का एवरेज इनकम कितना है। हम देशों को उससे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एवरेज इनकम का यूज करके हम लोग यहां पर कंट्री में लोगों के जीवन की स्थिति तय नहीं कर सकते, सभी लोगों का सेम सिचुएशन नहीं होता है। समझ गए? तो यहां पर देखिए, उसी चीज को यहां पर इमेज के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। जहां पर अमीर और गरीब का फर्क होता है, वहां पर अमीर के पास ज्यादा रिसोर्स होते हैं, गरीब के पास कम होता है। और जहां पर अमीर गरीब का उतना ज्यादा फर्क नहीं होता, वहां पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जिस प्रकार से हमने इंडिविजुअल की बात की थी, हर एक आदमी की बात की थी कि हर एक आदमी का जो डेवलपमेंटल गोल होता है वो अलग अलग होता है। भाई भाई मेरे को इनकम चाहिए, लेकिन इनकम के अलावा और भी चीजें चाहिए, हमने समझा। उसी प्रकार से कंट्री के बारे में हमने क्या पढ़ा, कंट्री को जब हम कंपेयर करते हैं अलग अलग कंट्रीज को, तो वहां पर उनके इनकम के आधार पर कंपेयर करते हैं। अच्छी बात है भाई, इनकम इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारी चीजें जिंदगी में आसानी हो जाती है। लेकिन यहां पर हम अब बात करेंगे कि इनकम के अलावा भी दूसरी चीजें हैं जो कि किसी कंट्री के लिए, किसी समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और उनके आधार पर भी एक प्रकार का कंपैरिजन कंट्रीज के बीच में किया जाता है। यहां पर कहता है कि when we looked at individual aspiration and goals, we found that people are not only think of better income but also have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation, of a region, we may beside average income think of other equally important attributes. जिस प्रकार से लोगों के बारे में हमने देखा कि लोग इनकम के अलावा और भी चीजें चाहते हैं, उसी प्रकार से किसी कंट्री को जब हम देखते हैं या फिर किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा इनकम मैटर नहीं करता है, बल्कि इनकम के अलावा और भी चीजें हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि यह चीजें क्या हो सकती हैं किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए। इनकम के अलावा वो कौन सी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको कि हमें कैलकुलेट करना जरूरी होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको तीन स्टेट्स को दिखाया गया है, इंडिया के ही 3 राज्यों को दिखाया गया है, जहां पर इनके अलग अलग टॉपिक्स को शो किया गया है। सबसे पहला यहां पर 3 राज्य कौन कौन से, हरियाणा, केरल और बिहार है। यहां पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भाई हरियाणा का दिखाया गया है, केरल का दिखाया गया है, बिहार का दिखाया गया है। लिटरेसी रेट 2017-18 का डाटा है, आपको तीनों स्टेट्स का दिखाया गया है। और साथ में नेट अटेंडेंस रेशियो तीनों स्टेट्स का यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर तीनों को पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या हुआ, यहां पर नीचे दिया गया है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन पर्टिकुलर ईयर। 1000 बच्चों का जन्म हुआ, किसी साल में 1000 बच्चों का जन्म हुआ, और उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु 1 साल से पहले हो गई, 1 साल की उम्र से पहले हो गई, वो हमें दिखाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR। ठीक है, इसके बाद लिटरेसी रेट क्या होता है भाई, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप। मतलब किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री में 7 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनमें लिटरेसी रेट क्या, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14-15 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में क्लास कर रहे हैं, यह चीज यहां पर नेट अटेंडेंस रेशियो दिखाता है। तीनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि भाई देखो यहां पर तीनों में सबसे नंबर 1 पर कौन है भाई, केरल आपको देखने को मिलेगा।
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे कम है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है केरल का, और साथ में यहां पर नेट अटेंडेंस रेशियो भी सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर पर हमारा हरियाणा आता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देख सकते हैं, लिटरेसी रेट भी देखिए, और साथ में यहां पर नेट अटेंडेंस रेशियो में भी जो हमारा हरियाणा है ये सेकंड नंबर पर है। फिर आता है बिहार। बिहार में आप देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे ज्यादा है, और साथ में लिटरेसी रेट सबसे कम है, और साथ में नेट अटेंडेंस रेशियो भी सबसे कम है। तो यहां पर देखिए ये एक प्रकार से एग्जाम्पल दिखाया गया कि आपके राज्य या फिर देश में इनकम के अलावा कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो टॉपिक है ये दिखा रहा है आपके इलाके का, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का जो हेल्थ है उसको दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस राज्य में हेल्थ की सुविधा कितनी अच्छी है, इस राज्य में यहां पर आपको एजुकेशन की क्या स्थिति है, और साथ में प्रेजेंट के सिचुएशन में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यह चीज यहां पर शो कर रहा है। तो यह एक प्रकार से अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई इनकम के अलावा कौन कौन सी चीजें किसी भी कंट्री या समाज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो यहां पर आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट बी, ये एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं। हमने टेबल 1.3 एग्जांपल दे दिया। कहता है कि गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरल एंड बिहार। टेबल 1.3 हमारा यहां पर है। तीनों राज्यों की अब पर कैपिटा इनकम को देखिए। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, एवरेज इनकम को देखिए। यहां पर नंबर 1 कौन दिख रहा है आपको, नंबर 1 दिख रहा है हरियाणा, सेकंड नंबर पर है केरल, और थर्ड नंबर पर है बिहार। तीनों राज्यों को आप यहां पर देख सकते हैं 2018-19 का ये डाटा है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि भाई हरियाणा जो है सबसे ज्यादा इनकम वाला कंट्री है, मतलब मैं बार बार कंट्री बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इनकम वाला स्टेट है। हरियाणा में सबसे ज्यादा इनकम है, लेकिन जब हम दूसरी फैसिलिटीज की बात करते हैं तो दूसरी फैसिलिटीज में नंबर 1 कौन आ जाता है, केरल आ जाता है। और बिहार की बात करें तो यहां पर तो भाई इनकम भी बहुत बुरी है, और साथ में दूसरी फैसिलिटीज की तो हालत ही खराब है। समझ गए। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर इसको एक प्रकार से आप स्टेट्स को कंपेयर करें, और यहां पर इस डाटा में स्टेट को कंपेयर करें, तो आप क्या सोचिएगा किसकी ज्यादा हालत बेहतर है, कौन सा स्टेट हमारा बेहतर है। तो वहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा कि भाई यहां पर केरल जो है वो स्टेट बेहतर है। क्यों बेहतर है भाई, हरियाणा जो राज्य है वहां पर लोगों की इनकम ज्यादा है, मतलब वो अपने जरूरत की चीजें आसानी से खरीद सकते हैं, वो अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप पैसे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एक अच्छा हेल्थ या फिर और भी चीजें। तो वहां पर जो ये फैसिलिटीज हैं, ये फैसिलिटीज एक प्रकार से बहुत मायने रखती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पर जो आपको व्यक्ति है वो कितना भी पैसा कमा ले, वो अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं कर सकता है। क्यों, हरियाणा में भले ही बहुत पैसा आप कमा लीजिए, लेकिन आपको बीमारी होगी, आप पास की हॉस्पिटल में जाइएगा सरकारी में, वहां इलाज नहीं होगा अच्छा से, क्योंकि अच्छा फैसिलिटी नहीं है। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहां पर आपको पैसा बहुत खर्चा हो जाएगा, आपके इनकम होने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, आपका इनकम सारा खर्चा हो गया। इसी प्रकार से एजुकेशन अगर सरकारी स्कूल में अच्छे से मिले तो आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगा, अच्छा एजुकेशन आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वहां पर आपका, अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं, वहां पर पैसे उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो फिर ज्यादा इनकम होने का फायदा क्या हुआ। समझ गए। तो यह चीज यहां पर बात है, यही चीज कि भाई हरियाणा, बिहार और केरल को यहां पर इनकम कंपेयर किया गया है। कहता है कि अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम के आधार पर कंपेयर करें तो हम मानेंगे क्या कि हरियाणा जो है वो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है, और बिहार जो है वो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है। लेकिन यहां पर जब इस डाटा को हम लोग देखते हैं तो हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि इनकम के अलावा जो दूसरी चीजें हैं उसमें हरियाणा से बेहतर कौन कर रहा है, केरल राज्य कर रहा है। तो यहां पर यही चीजें हैं, इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि पहला डाटा, पहला कॉलम हमारा क्या शो कर रहा है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट शो कर रहा है, जिसमें कि केरल जो है उसका परफॉर्मेंस कितना है, 7 है, सबसे अच्छा है। हरियाणा में अगर हम लोग बात करें तो 30 है, ये क्या, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब कि यहां पर जो बच्चे 1 साल की उम्र से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो गई उनकी संख्या कितनी है, 30, 1000 में से 30। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं उसी प्रकार से यहां पर 1000 में ये नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो अगर हम लोग यहां पर कैपिटा के आधार पर देखें तो भाई हरियाणा क्या है, केरल से ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहां पर जब हम लोग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कंपेयर करते हैं तो यहां पर हमें केरल ज्यादा बेहतर दिखता है, ठीक है। यहां पर उदाहरण देता है, एक चीज समझाता है कि देखो, आपको यह चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा हो,
या फिर उतना खास नहीं लग रहा हो, लेकिन सोचिए कि आप अपने माता पिता के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आपके मदर फादर आपको कितना प्रेम करते हैं। मदर फादर छोड़िए, आपके जो अंकल आंटी हैं या फिर ग्रैंडफादर हैं, दादी है, नानी है, सब लोग आपको कितना प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से जितने भी बच्चे जन्म होते हैं, जितने भी बच्चों का, उनके पेरेंट्स उनको कितना लव करते हैं, प्रेम करते हैं, कितना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और उन बच्चों की अगर मृत्यु हो जाए 1 साल की उम्र से पहले, उस परिवार के लिए वो कितना मतलब दुखदाई चीज होता है। तो ये जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है आप ये सोचिए। उस परिवार के पास कितना भी पैसा आ जाए, उसका एक छोटा सा बच्चा जो जिसका जन्म अभी अभी हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो कितनी बुरी चीज है, वो उस परिवार के लिए कितना खतरनाक है, डेंजरस है, मतलब दुख में वो पूरा परिवार चला जाएगा। तो ये चीज जो है एक प्रकार से पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ गए? अगर यहां पर अगर हम लोग आगे देखें, तो आगे यहां पर क्या है, आगे यहां पर बात की गई है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बाद यहां पर नेट अटेंडेंस रेशियो वगैरह में भी आपको देखने को क्या मिलता है कि भाई बिहार के स्थिति बहुत खराब है, केरल की अच्छी है, हरियाणा इन दोनों के बीच में है। मतलब यहां पर सिंपली बात यह है कि देखो, जब एक चीज को हम लोग कंपेयर कर रहे थे इनकम को, तो लगा कि भाई हरियाणा सबसे बेहतर है। लेकिन जब हम इनकम के अलावा दूसरी चीजों पर फोकस करने लगे, तब हमें यहां पर पता चला कि भाई देखो, इनकम के अलावा और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि लाइफ को बेहतर या फिर खराब कर सकती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं या फिर कंट्रीज को तय करते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या फिर नहीं है। अब यहां पर आगे टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। कहता है कि हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरल बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। कहता है कि सोचने वाली बात है कि हरियाणा राज्य में लोगों के पास ज्यादा इनकम है, केरल राज्य से ज्यादा इनकम है हरियाणा राज्य में लोगों के पास, लेकिन ये जो चीजें हैं, जो हेल्थ की चीज है, एजुकेशन की चीज है, इस मामले में केरल राज्य बेहतर कैसे कर रहा है, हरियाणा राज्य पीछे कैसे रह गया। तो कहता है यहां पर रीजन यह है कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है, इससे यह तय नहीं होता कि आपको जिंदगी जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो आपको मिलेगी या ना मिलेगी, अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, यह तय नहीं हो पाता। तो यहां पर बात है कि इनकम एक प्रकार से हमारे समाज में या फिर हमारे लोगों का जो जीने का स्तर है वो बेहतर नहीं बनाता। सिर्फ और सिर्फ इनकम उसको बेहतर नहीं बना सकता है, क्योंकि यहां पर इनकम से हमें मटेरियल गुड्स तो मिल सकते हैं, लेकिन जो जिंदगी जीने के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, जरूरी चीजें होती हैं, वो हमेशा इनकम से हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। कहता है कि देखो, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपके इलाके में अगर बहुत पॉल्यूशन है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आपका पॉल्यूशन आपके जान ले लेगा, आप कितना भी पैसा रखिए, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा पॉल्यूशन से। तो भाई पैसा से आप पॉल्यूशन प्राप्त नहीं कर सकते, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन मिलावट वाली दवाई आपको मिलेगी या फिर अच्छी दवा मिलेगी, इसकी आप गारंटी अच्छे से नहीं कर सकते, पैसा से आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यहां पर और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपके इलाके में अगर चोरी डकैती होता है, तो वहां पर वो चीज जो है आप पैसे से उसको रोक नहीं सकते हैं, आप सेफ इन्वायरमेंट पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये सब चीजें आप पैसे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आपको मान लीजिए कि आपके इलाके में हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, आपके इलाके में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो आप पैसा कितना भी रखिए, आपको इन्फेक्शियस डिजीज से आप खुद को नहीं बचा सकते। तो बहुत तरीके की चीजें हैं कि भाई यहां पर जो हमारा कंट्री है या फिर हमारा जो समाज है, उसमें सिर्फ पैसे मायने नहीं रखते हैं, पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें पैसे से प्राप्त नहीं हो सकती हैं, और वो चीजें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और यहां पर बात यह है कि ये जो चीजें हैं ये पैसे से नहीं आएंगी, तो कैसे आएंगी? तो ये चीजें आएंगी जब हमारा पूरा समाज, पूरा कम्युनिटी एक साथ मिलकर के डिसीजन लेगा, काम करेगा। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, तो उदाहरण के लिए बात है कि अगर पूरा समाज मिलकर के, पूरा हमारा शहर, देश मिलकर के ये करे कि हमारे इलाके में जो सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो अच्छे से फंक्शन करे, अच्छे से काम करे, वहां पर फ्री में इलाज हो, अच्छा इलाज हो, तो भाई सभी लोगों को उससे फायदा होगा।
इसी प्रकार से सभी इलाकों में अगर अच्छे स्कूल चलेंगे, सरकारी स्कूल, तो वहां पर बच्चे फ्री में पढ़ने पाएंगे और अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने पाएंगे, उससे सबको फायदा होगा। इसी प्रकार से अगर हमारे इलाके की पुलिस अच्छे से काम करे, सारे क्रिमिनल्स को पकड़ करके जेल में डाल दे, सारे क्राइम को रोक दे, तो हम सभी को फायदा होगा, देश में रहने वाले, समाज में रहने वाले सभी लोगों को फायदा होगा। हमारे इलाके के लोग अगर साफ सफाई बना करके रखेंगे तो इन्फेक्शियस डिजीज होने का खतरा कम होगा और सभी लोगों का हेल्थ जो है वो एक प्रकार से बेहतर होगा। तो यहां पर बात क्या है? यहां पर बात है कि ये सब चीजें जो होती हैं वो अकेले कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए समाज को मिलकर के एक साथ डिसीजन लेना होता है। यहां पर कहता है कि एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दिस गुड एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। वही बात है जो मैं कह रहा था कि देखो, जिंदगी में जो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो कि हम अकेले प्राप्त नहीं कर सकते। क्या भाई? पॉल्यूशन फ्री इंवायरमेंट, आपको आपको क्लीन आपका सराउंडिंग, या फिर आपको अच्छा एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन, या फिर अच्छा हॉस्पिटल। ये सब चीजें आप हमेशा पैसे से प्राप्त नहीं कर सकते। कब प्राप्त होगा? जब आप कलेक्टिवली इन सर्विसेज को लेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने इलाके में रहते हैं, बहुत अमीर आदमी है, आपके इलाके में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आप क्या करिएगा? इतना तो आपके पास पैसा नहीं है कि आप एक स्पेशल हॉस्पिटल अपने लिए बनवा लीजिएगा, ऐसा तो होने नहीं पाएगा। तो वहां पर क्या होगा? अगर सरकार या फिर समाज के लोग मिलकर के हॉस्पिटल को चलाएंगे, हॉस्पिटल को बनवाएंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो समाज के सभी लोगों को फायदा होगा। और हर व्यक्ति अगर पैसे खर्च भी करे ना, तो थोड़ा थोड़ा उनका पैसा खर्च होगा और उनको आसानी से वो सर्विसेज मिल जाएंगे। ठीक है? यहां पर यही चीज है कि उदाहरण के लिए मान लो कि आपके इलाके में बहुत चोरी वगैरह होता है, आप जहां रहते हैं आपके शहर में बहुत क्रिमिनल हैं, चोरी वगैरह होता है, तो वहां पर आप क्या करते हैं? सोचते हैं कि यार मैं क्या करता हूं, एक सिक्योरिटी गार्ड अपने घर के बाहर रख लेता हूं। तो उसी प्रकार से आपके इलाके में जितने भी लोग हैं वो सब सोचते हैं यार बहुत चोरी हो रहा है, अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं। तो सब लोग क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। हर व्यक्ति, हर परिवार क्या करेगा? सिक्योरिटी गार्ड रखेगा। तो वहां पर हर परिवार को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सोचो, सॉरी, आपके इलाके की जो सरकार है वो सरकार क्या करती है? आपके इलाके में पुलिस व्यवस्था को टाइट कर देती है। पुलिस में बहुत सारे लोगों की भर्ती करती है, उन लोगों को बोलती है कि भाई आज से यहां पर कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। तो वहां पर पुलिस व्यवस्था में 100 या फिर 200 लोग जो होंगे वो पूरे शहर को एक प्रकार से फ्री कर सकते हैं, क्राइम फ्री कर सकते हैं। वहां पर क्या कर सकते हैं? आपका पूरा सराउंडिंग को क्लीन कर सकते हैं, आपके पूरे सराउंडिंग में किसी भी प्रकार के क्राइम को होने से रोक सकते हैं। और सरकार जब इस चीज को इंप्लीमेंट करेगी, खर्च करेगी, काम करेगी ना, तो जितना आपके समाज के लोग एक एक सिक्योरिटी गार्ड मिलकर के खर्चा कर रहे थे, उससे बहुत कम खर्चे में यह चीज काम किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल जब सरकार चलाएगी, कलेक्टिव चलाएगी, सभी लोगों के लिए चलाएगी, तो वहां पर हर एक व्यक्ति के हिसाब से जो खर्चा होगा वो बहुत ही कम होगा, मिनिमल होगा, और आसानी से यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? वो चीजें दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर एजुकेशन का भी बात है कि आपके इलाके में मान लो कि आप अकेले ऐसे बच्चे हो जो कि पढ़ाई पर ध्यान देते हो, तो क्या आप स्कूल का क्लाइमेट चेंज कर सकते हो? ये कि स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होने लगे, लोग पढ़ाई पर ध्यान देने लगे, टीचर अच्छे से पढ़ाने लगे, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होगा? अपना घर छोड़ करके कहीं और जाकर के स्कूल में पढ़ना होगा। ठीक है? लेकिन अगर आपका गांव या फिर शहर ध्यान दे, स्कूल के सारे स्टाफ ध्यान दे कि स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, तो वहां पर उसका फायदा आपको भी हो सकता है। समझ गए? यही सारी बातें हैं, इधर उधर कुछ खास वैसी बात यहां पर है नहीं। सिंपली बात यहां पर यह है कि देखो, पब्लिक फैसिलिटीज की बात कर रहा है कि बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि इनकम से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो सोसाइटी एज अ होल हमें भले दे सकता है। मतलब कि जो पब्लिक फैसिलिटीज है, पब्लिक फैसिलिटीज में क्या आएगा? हॉस्पिटल आएगा, स्कूल आएगा, हमारा पुलिस आ जाएगा, सिक्योरिटी, इसके साथ ही जो हमारा क्लीनलीनेस आता है, सोसाइटी क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है, नगर पालिका, नगर निगम काम करता है, इलाके को साफ करता रहता है। ये सब चीजें जो होती है ना, वो अकेले हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें पूरे सोसाइटी एज अ होल काम करना होता है, और सरकार काम करेगी तो आसानी से यहां पर हमारा ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब यहां पर एक बात कह रहा है कि केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। केरला में लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्यों है? क्योंकि यहां पर हमारे जो सुविधाएं हैं
या फिर जो बेसिक हेल्थ का प्रोविजन है वो बहुत ही अच्छा है, और यहां पर बहुत अच्छा एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, सभी नागरिकों को, सभी लोगों को अच्छे से बताया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई यहां पर किस प्रकार से परिवार का ख्याल रखना है, साफ सुथरा हम कैसे रह सकते हैं, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, ये सब चीजें बताई जाती हैं, और साथ में जितने भी परिवार होते हैं उनके पोषण का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। यहां पर आगे कहता है कि इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इन सर्टेनली लाइक टू बी बेटर। जहां पर पब्लिक फैसिलिटीज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर है, वहां पर एक प्रकार से लोगों का हेल्थ बेहतर होगा ही। यहां पर आपको क्या दिया गया है, कुछ जानकारियां दी गई है। लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन मेल फीमेल दिया गया है। लिटरेसी रेट ऑफ रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज टू 10 to 14 अटेंडेंस स्कूल। तो इसको आप खुद से फिलअप कर लें, उतना कुछ खास है नहीं। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है भाई? एक प्रकार से यहां पर यह है कि जब यह देखा गया कि भाई इनकम के आधार पर हम सभी कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो कंट्रीज को कंपेयर करने का एक नया तरीका निकाला गया, जिसमें यहां पर हेल्थ और एजुकेशन को इनकम के साथ जोड़ करके यूज किया जाता है कंपेयर करने में कि कौन सा कंट्री बेहतर कर रहा है, कौन सा कंट्री उतना बेहतर नहीं कर रहा है। मतलब कि किस कंट्री में सिटीजन्स का लाइफ बेहतर हो रहा है, किस कंट्री में बेहतर नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या यूज होता है? हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, और साथ में इनकम होता है। ठीक है, इनका यूज करके यहां पर हम लोग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अलग 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 कंट्रीज को कंपेयर किया गया है। यहां पर अलग अलग कंट्रीज में आप देख सकते हैं कि इन कंट्रीज का क्या स्थिति है। जैसे कि यहां पर ग्रॉस नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को देखें तो 2011 के आधार पर यह डाटा है, जिसमें श्रीलंका सबसे बेहतर है, उसके बाद इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इसके बाद यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, यह देखा गया है। फिर यहां पर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल बिफोर एज, एसडीआई रैंक, किसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसमें जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि श्रीलंका का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, उसके बाद इंडिया, और धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज का आप यहां पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यही चीज हेल्थ और एजुकेशन के आधार पर ये हमारा एसडीआई आता है, और भी चीजें हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यहां पर। और एक चीज है, इससे प्रीवियस ईयर में एक दो क्वेश्चन बने हैं बीएमआई के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? यहां पर वेट को हम लोग हाइट से डिवाइड करते हैं, वेट को केजी में लेते हैं और हाइट को सेंटीमीटर में लेके हम लोग डिवाइड करते हैं, जिससे कि बीएमआई हमें प्राप्त होता है। और बीएमआई की बात करें तो बीएमआई हमारा अलग अलग क्राइटेरिया है, मतलब कि 15 से कम होगा तो आप अंडर नरिश्ड हैं, 24 से ज्यादा होगा तो आप ओवरवेट हैं, इस प्रकार से चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ें तो आगे क्या है हमारे सामने? आगे यहां पर कहता है कि इजंट इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट एंड अ बिग कंट्री लाइक आवर्स हैज सच लो रैंक इन द वर्ल्ड। एसडीआई की बात कर रहा है। अभी तुरंत हमने एसडीआई में देखा कि जो श्रीलंका है उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, रैंक कितना है? 77 है। इंडिया का कितना है? 124 या 126 है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिखा? श्रीलंका एक छोटा सा देश है, हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, रैंक बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो इंडिया है, इतना पावरफुल देश है, बड़ा सा देश है, जिसमें कितने सारे लोग रहते हैं, हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और साथ में अगर हम लोग अपने पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से भी लो है, लेकिन वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? इंडिया से भी बेहतर है। तो ये चीजें कैसे हैं? तो यहां पर कहता है कि मेनी इंप्रूवमेंट सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एसडीआई एंड मेनी न्यू कंपोनेंट हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट prefixing human to development it has made very clear that what is important in development is what is happening to citizen of a country. इट इज पीपल, देयर हेल्थ एंड देयर वेल बीइंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब की बात यहां पर यह है कि देखो, जो ये रिपोर्ट तुम देख रहे हो इसमें हो सकता है कुछ कमी हो, बहुत सारे सुधार की भी बात की गई है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई डेवलपमेंट किन चीजों का होना चाहिए, समाज में क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए, तब हम डेवलपमेंट एक प्रकार से मानेंगे। तो डेवलपमेंट होना चाहिए लोगों का, उनके हेल्थ का और उनके वेल बीइंग का। जब डेवलपमेंट होगा तब हम एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है कि डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसीडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या और भी चीजें हैं जिनको की इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, जिसके आधार पर तय होना चाहिए कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये आप सोच करके बताइए।
आगे यहां पर टॉपिक है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो यहां पर सबसे पहले तो बात है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये आप लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में भी, चैप्टर 1 पढ़िएगा, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब ये है कि हमें अपना डेवलपमेंट करना है, अपने देश का भी डेवलपमेंट करना है, लेकिन डेवलपमेंट इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए कि आज हमारा डेवलपमेंट हो और ये डेवलपमेंट आगे के जनरेशन में भी चलता रहे। मतलब कि रिसोर्सेज का यूज और यूटिलाइजेशन हम इस प्रकार से करें कि आज हमारी जरूरत पूरी हो जाए और आने वाले जो जनरेशन है उनको भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो रिसोर्सेज मिल जाएं। इस प्रकार से सोच समझकर हमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है। यही चीज कहता है कि वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ 20th century a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable। नॉट सस्टेनेबल कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर यह है कि देखो कि हमारा जो यहां पर यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो इस प्रकार से डेवलपमेंट करने की बात करता है, ऐसा डेवलपमेंट करने की बात करता है कि भाई हमारी तो जरूरत पूरी हो जाए, हमको जो जरूरत है, हम जिस तरीके से जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं वो तो हो, लेकिन हम रिसोर्सेज को आगे जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ दें। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर आपको दिया गया है, उदाहरण में कह रहा है कि देखो ग्राउंड वाटर का उदाहरण ले लो कि भाई हम लोग आज के समय में इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं कि इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की कमी हो रही है। जैसे कहता है कि इंडिया में करीब 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पिछले 25 सालों में 4 मीटर का ग्राउंड वाटर फॉल आया है। मतलब कि जितने लेवल पर पानी मिलता था जमीन के नीचे, उससे 4 मीटर नीचे अब पानी मिल रहा है। और यहां पर कहता है कि अगले 25 सालों में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हमारे देश के 60% इलाके में पानी एक प्रकार से मौजूद नहीं होगा और यहां पर पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। और यह चीज हमारे लिए क्या है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। मतलब कि एक प्रकार से रिसोर्स हमारा ये डिप्लीट हो रहा है। इसी प्रकार से उदाहरण यहां पर आपको नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी कहता है कि यहां पर क्रूड ऑयल, जिससे कि हमारा पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, इसके रिसोर्सेस कितने हैं और इतना हम कितने स्पीड से उसको यूज कर रहे हैं। कहता है कि मिडिल ईस्ट में रिसोर्स है 808,000 मिलियन बैरल्स। अगर जिस स्पीड से हम आज रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उस स्पीड से अगले 70 साल में ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो रिजर्व हैं वो कितने हैं, 50,000 मिलियन बैरल्स। ये अगले 10 सालों में ये रिसोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे क्रूड ऑयल के रिजर्व हैं, उसको जिस स्पीड से आज हम यूज कर रहे हैं, उस स्पीड से यूज करेंगे तो अगले 50 सालों में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। मतलब यहां पर यह है कि हमारे रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। उनको अगर हम लोग सोच समझ करके, विचार करके यूज नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अब यहां पर ग्राउंड वाटर पर फिर से आते हैं। ग्राउंड वाटर के बारे में कहता है कि ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज्ड। कहता है कि ग्राउंड वाटर एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है जो कि नेचुरली रिप्लेनिश होता है, अपने से वापस फिर से भर जाता है, जमा हो जाता है। लेकिन जब हम इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो इनका भी एक प्रकार से डिप्लीशन होता है। मतलब कि सोच समझकर यूज ना करेंगे, लिमिट में यूज ना करेंगे तो इनका भी डिप्लीशन होगा। कहता है कि फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ यू यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। जितना नेचर रिप्लेनिश कर रहा है, उससे ज्यादा अगर हम लोग यूज करते हैं तो एक प्रकार से हमारा जो ये रिसोर्स है ये क्या होगा, ओवर यूज होगा और हमारा रिसोर्स का डिप्लीशन होगा। अब यहां पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हमने किसकी बात की, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में अभी तुरंत हमने बात की क्रूड ऑयल की। यहां पर इनका जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है,
कि भाई कितना क्वांटिटी है वो तय है। अगर उसको सोच समझकर सही तरीके से यूज नहीं करते हैं तो भाई ये एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे और इनको हम लोग रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में समय लगता है लाखों साल, हजारों लाखों साल। इस वजह से इनको अगर हम सोच समझकर लिमिट में यूज न करेंगे तो एक समय के बाद ये एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और यहां पर हमारे पास बिल्कुल भी क्रूड ऑयल नहीं बचेगा, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, सोच समझकर इनका यूज करना है, इतनी क्वांटिटी में यूज करना है कि आने वाले जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज प्राप्त हो जाएं। ठीक है। अब यहां पर कहता है कि देखिए, हमें जब भी एनवायरनमेंट की बात करनी है या फिर नेचर की बात करनी है, रिसोर्सेज की बात करनी है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन करेंगे, तो उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें नुकसान होगा, पूरे दुनिया को, पूरे समाज को नुकसान होगा। मतलब कि अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति अगर रिसोर्स का डिप्लीशन कर रहा है, रिसोर्स को ओवर यूज कर रहा है, तो उसका असर मुझ पर भी पड़ रहा है, आप पर भी पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर पड़ रहा है। अब यहां पर ये जो चीज है, ये चीज सभी लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, और ये इशू जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक देश या फिर किसी एक क्षेत्र का नहीं है, पूरी दुनिया के लोग इस चीज को समझ रहे हैं और इस चीज के लिए काम करने के लिए लगे हुए हैं। मतलब कि पूरी दुनिया अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर मुड़ रही है और इस प्रकार से कोशिश कर रही है कि हम क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, इस प्रकार से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, या फिर ऐसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें जिससे कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट पर या फिर नेचर पर बैड इंपैक्ट ना पड़े। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग अब सोलर एनर्जी की ओर मूव कर रहे हैं, कि हम लोग अपने बिजली का प्रोडक्शन कहां से करेंगे, सोलर एनर्जी से करेंगे, जिससे कि हमारे नेचर पर बुरा इंपैक्ट ना पड़े, कोयला हमें जलाना ना पड़े, पेट्रोलियम डीजल जलाना ना पड़े। ठीक है। आगे कहता है, in general the question of development or progress is perennial at all time, or as a member of society and as individual we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are, so the debate on development continues। मतलब की बात यहां पर यह है कि डेवलपमेंट जो है वो हजारों सालों से होते आया है और आने वाले हजारों सालों तक भी होते रहेगा, और इसके ऊपर हमारा डिस्कशन, डिबेट हमेशा चलते रहेगा। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट रहेंगे, लोग हमेशा आपस में डिस्कशन, डिबेट करते रहेंगे और यह चीज हमारा चलते रहेगा। ठीक है। तो यहां पर एक प्रकार से यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। चैप्टर के एक्सरसाइजेज हैं, इनको कभी और वीडियो में हम करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।